गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने आवेश और आवेशों के प्रकार के बारे में तथा साथ ही वस्तु को आवेशित करने के तरीकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा कि किसी भी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है और चालन द्वारा भी आवेशित किया जा सकता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी अनावेशित वस्तु को टच किए बिना, स्पर्श किए बिना किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। आवेशन की ये जो विधि है इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच में कोई संपर्क स्थापित नहीं करते, बावजूद उसके हम अनावेशित वस्तु में प्रेरित आवेश उत्पन्न कर देते हैं। आवेशन की इसी विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम पहला मेथड बाय फ्रिक्शन और सेकंड मेथड बाय कंडक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इम्पोर्टेंटली मैं आपको बता दूं, प्रेरण द्वारा आवेशन मुख्य रूप से धातुओं में ही किया जाता है। मोस्टली हम प्रेरण द्वारा आवेशन किस में करते हैं? धातुओं में ही करते हैं। जैसे मैंने चालन द्वारा आवेशन बताया था, वो भी हम मोस्टली धातुओं में ही करते हैं, और प्रेरण द्वारा आवेशन भी मोस्टली हम धातुओं में ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं। इसमें हमने कोई मेटालिक बॉल ली है, मतलब धातु की किसी गेंद को हमने कुचालक स्टैंड पे रखा है। कुचालक स्टैंड पे इसलिए रखा है ताकि जब इनको आवेशित किया जाए तो ये आवेश पृथ्वी में प्रवाहित न हो जाए, तो इसलिए हमने इन सभी को कुचालक स्टैंड्स पे रखा हुआ है, जिससे होकर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कुचालक स्टैंड नहीं लेंगे तो आवेशित होने के बाद इनमें आवेश बना नहीं रहेगा, वो जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो वेरी फर्स्ट फिगर में हमने एक मेटालिक बॉल ली है। इस मेटालिक बॉल में कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। क्लियर? सेकेंड डायग्राम में हम क्या करते हैं कि किसी इस मेटालिक बॉल के पास हम एक आवेशित वस्तु लाते हैं। मान लेते हैं जो आवेशित वस्तु है वो धनावेशित है। कौन सी वस्तु है? धनावेशित। एक छड़ लाते हैं और जिसपे धनावेश है। तो इस स्थिति में क्या होगा गाइस? हम जानते हैं कि धातुओं में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि धातु में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हो तो वो हर संभव दिशा में जैसे गति करते हैं, वैसे ही धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी हर संभव दिशा में गति कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस धातु के गोले के पास किसी धनावेशित वस्तु को लाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि हम जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है और समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो इस धातु के गोले में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ इस सतह पर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और ये मैंने कौन सी वस्तु लाई है? इसके पास धनावेशित वस्तु लाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स और इस धनावेशित वस्तु के बीच में आकर्षण लगेगा। यहाँ इस तरह के जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इससे आकर्षित हो ही रहे हैं। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर भी इस धनावेशित वस्तु के कारण आकर्षण बल लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के इधर आ जाएंगे आकर्षित होकर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी मतलब यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, और उतनी ही संख्या में, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो उतनी ही संख्या में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। मतलब जैसे ही हम किसी धनावेशित वस्तु को गोले के पास लाते हैं तो इसका पास वाला सिरा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इसका दूर वाला सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस धातु छड़ से जो है आवेशित वस्तु से आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आएंगे इस वाली सतह पर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, अगर मैं इस आवेशित वस्तु को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे वो वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे। वापस जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ऋणावेश हट जाएगा, और यहाँ जाके अपने स्थान को वापस भरेंगे तो यहाँ से धनावेश हट जाएगा। मतलब अगर हम उस आवेशित वस्तु को हटा देते हैं वापस, तो आवेश पुनर्वितरित हो जाएगा, जिससे इस पर नेट आवेश वापस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें तो इसको आवेशित करना है, तो हम क्या करते हैं कि उस आवेशित वस्तु को हटाते नहीं है,
और इसके पास मैंने जैसे आवेशित वस्तु लाई थी धनावेशित वस्तु, तो धनावेशित वस्तु लाने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ गए, तो यहाँ पर ऋणावेश धनावेश आ जाएगा, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं उतना ही यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर? हमें इस आवेशित वस्तु को यहाँ से हटाना नहीं। थर्ड डायग्राम में हम क्या करते हैं कि आवेशित वस्तु को इधर ही रहने देते हैं। आवेशित वस्तु को हम हटाते नहीं, क्योंकि अगर हमने आवेशित वस्तु को हटाया तो आवेश पुनर्वितरित हो जाएगा और जिससे इस पर वापस आवेश जो है वो शून्य हो जाएगा। तो हमने आवेशित वस्तु को इसके पास ही रखना है। और थर्ड सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि गोले की इस सतह को हम भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको भू संपर्कित किया तो यहाँ तो ऋणावेश बना हुआ है, यहाँ जो धनावेश था यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए भूमि में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और अपने साथ अपना गुण भी लेके आएंगे। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है भूमि द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर दिया जाएगा, और पूरा कर दिया जाएगा तो यहाँ से ये धनावेश हट जाएगा। ये धनावेश क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और गोले पर केवल क्या बचा रह जाएगा? ऋणावेश बचा रह जाएगा। क्लियर? फोर्थ सिचुएशन में हमने वापस आवेशित वस्तु को इधर ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, और जो भू संपर्क हमने किया था उस भू संपर्क को हमने हटा दिया। इस डायग्राम में हमने भू संपर्क को हटा दिया, तो इस स्थिति में इस पर केवल और केवल क्या बचा रह गया? ऋणावेश बचा रह गया। और लास्ट वाले डायग्राम में अगर हम इस आवेशित वस्तु को भी हटा दें तो ये जो ऋणावेश है वो पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और इस प्रकार हम देखते हैं कि गोला जो है वो पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो जाता है। आवेशन की इसी विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार वापस हम इसको समझ लेते हैं, आराम से व्यवस्थित ढंग से समझिए। हमने सबसे पहले डायग्राम में क्या देखा? हमारे पास एक धातु की गेंद है। धातु में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो हर संभव दिशा में गति कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंटेनर में गैस के पार्टिकल गति कर सकते हैं। तब सेकेंड डायग्राम में हमने क्या किया कि इसके पास किसी आवेशित वस्तु को लाया। जरूरी नहीं है कि धनावेशित वस्तु को लाए, ऋणावेशित वस्तु को भी ला सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी मैं अभी बता देता हूँ। तो हमने जब इसके पास धनावेशित वस्तु को लाएंगे तो धातु में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, ये वस्तु है धनावेशित, दोनों के बीच लगेगा आकर्षण। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित हो ही रहे, बाहर तो आ नहीं सकते, लेकिन इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इससे आकर्षित होंगे तो अपनी जगह छोड़ के इधर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आएगा, और उतनी ही मात्रा में यहाँ कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। आवेशित वस्तु को हटा दिया अगर तो वापस इलेक्ट्रॉन जो इधर आए थे वो उठ कर उधर चले जाएंगे और पूरा आवेश वापस जीरो हो जाएगा। हम आवेशित वस्तु को हटाते नहीं, उसके साथ ही रखते हैं और इधर वाली सतह को भू संपर्कित कर देते हैं। जैसे हम भू संपर्कित करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो कमी थी उस कमी को भूमि द्वारा पूरा किया जाएगा और यहाँ से वो आवेश हट जाएगा, धनावेश हट गया। फोर्थ डायग्राम में हमने इस भू संपर्क को भी हटा दिया और केवल आवेशित वस्तु को इसके पास रखा, तो गोले पर जो दो प्रकार के आवेश थे अब केवल एक ही प्रकार का आवेश रह जाएगा। और फाइनल डायग्राम में हमने इस आवेशित वस्तु को भी जब हटा देंगे तो इन एक ही प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, जिससे इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी और ये पूरे गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। आवेशन की इस विधि को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किए वो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। सबसे पहला कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु के बीच में कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित एवं अनावेशित वस्तु के बीच कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, जब भी हम देखते हैं हमने आवेशित वस्तु को कहीं टच किया ही नहीं, लेकिन फिर भी इस वस्तु को आवेशित कर दिया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इस आवेशित वस्तु के आवेश में कोई कमी नहीं होती। इसमें पहला जितना आवेश था बाद में भी उतना ही आवेश रहता है। आवेशित वस्तु के आवेश में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। दूसरा पॉइंट है आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा
कि इस विधि द्वारा अगर हम धनावेशित वस्तु को इसके पास लाते हैं तो वस्तु कौन सी आवेशित होती है? ऋणावेशित। और अगर हम ऋणावेशित वस्तु को पास में लाएंगे तो वस्तु कौन सी आवेशित होगी? धनावेशित, जिसका मैं अभी बता देता हूँ। तो आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु पे विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, ठीक है। आवेशित एवं अनावेशित वस्तु पर, आवेशित वस्तु एवं अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, ठीक है। जो आवेशित वस्तु है और जो अनावेशित वस्तु है दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अगर आवेशित वस्तु धनावेशित है तो अनावेशित वस्तु ऋणावेशित होगी, और अगर हमने आवेशित वस्तु ऋणावेशित ली है तो आवेशित जो अनावेशित वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए। प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने क्या पढ़ा कि आवेशन की ऐसी विधि जिसमें आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच में बिना किसी सीधे संपर्क के भी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता और दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि जब हम धनावेशित वस्तु को लाते हैं तब तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो अगर हम ऋणावेशित वस्तु को लाएंगे तब क्या सिनेरियो होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इसी डायग्राम का यूज करूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आवेशित वस्तु को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। सारे डायग्राम पहले जैसे ही, सभी से आवेश मैंने हटा दिया और हम इसको ऋणावेशित की जगह धनावेशित करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, अगर इस गोले को धनावेशित करना है तो इसके पास ऋणावेशित वस्तु लानी पड़ेगी। सबसे पहले सिर्फ गोला दे रखा है जिस पे कोई आवेश नहीं। सेकेंड कंडीशन में हम इसके पास एक ऋणावेशित वस्तु लाते हैं, ठीक है, जिस पे ऋणावेश हो। ऐसी वस्तु जिस पे क्या आवेश हो? ऋणावेश हो। तो हम इसके पास एक ऋणावेशित वस्तु लाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि धातु की सतह में वही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश होता है। ये वस्तु भी ऋणावेश है, तो ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस ऋणावेशित वस्तु से प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षण के कारण इधर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। जितना धनावेश यहाँ पे आएगा उतना ही ऋणावेश यहाँ आएगा, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए हैं। यहाँ पर भी अगर ऋणावेशित वस्तु को हटा दिया जाए तो वापस आवेश वितरित हो जाएगा और नेट आवेश 0 होगा। तो ऋणावेशित वस्तु को जब इसके पास लाया तो इस स्थिति में यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस ऋणावेशित वस्तु से प्रतिकर्षित होकर इधर आए, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आ जाएगा, ठीक। सेकेंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि आवेशित वस्तु को इधर ही रहने देते हैं। ये मेरे पास आवेशित वस्तु है जिस पर ऋणावेश है, इसको हमने इधर ही रहने दिया और इसके इस सिरे पर धनावेश था और इस सिरे पर क्या था? ऋणावेश उतनी मात्रा में। हमने इसको कर दिया भू संपर्कित। जब हम भू संपर्कित करते हैं तो होगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन भूमि के अंदर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ये जो ऋणावेश आया था वो भी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो क्या चले गए? भूमि के अंदर चले गए। तो यहाँ से ये ऋणावेश हट जाएगा और इस पर केवल कौन सा आवेश बचा रह जाएगा? धनावेश बचा रह जाएगा। थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस भू संपर्क को हटा देते हैं और आवेशित वस्तु को अभी भी इसके पास ही रखते हैं। आवेशित वस्तु को अभी भी हमने इसके पास ही रखा और भू संपर्क को हटा दिया। तो अब गोले पर केवल और केवल धनावेश बचा रह जाएगा, क्योंकि ऋणावेश तो भू संपर्क द्वारा हटाया जा चुका है। अब हम आवेशित वस्तु को भी हटा देते हैं तो ये जो धनावेश है समान प्रकृति का है, इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण, तो ये बहुत दूर दूर एक दूसरे से फैल जाएंगे और पूरा का पूरा धनावेश गोले पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गोले को धनावेशित कर सकते हैं। तो गोले को अगर धनावेशित करना है तो इसके पास कौन सा आवेशित छड़ लाएंगे? ऋणावेशित। और इससे पहले हमने देखा था कि गोले को ऋणावेशित करना है तो इसके पास कौन सी आवेशित छड़ लाई थी? धनावेशित आवेशित छड़ लाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित वस्तु द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, राइट।
चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फिर काम में कर लीजिएगा। हम एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल। चलिए तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं कल इस पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वैसे जनरल टॉपिक ये है अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। आवेशित एवं उदासीन वस्तुओं के बीच आकर्षण। हमने ये पढ़ा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी होल इन सोल हमने ये पढ़ा कि आवेशों के बीच में ही प्रतिकर्षण लगता है और आवेशों के बीच में ही आकर्षण लगता है। तो क्या एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। समझे कैसे, हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वस्तु है जो धातु की बनी हुई है, ठीक है, एक गोला ही मान लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है जो धातु का गोला है और धातु में बहुत सारी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। धातु का एक गोला है और इस गोले के पास हम किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं। मान लेते हैं इस गोले के पास मैंने किसी एक आवेशित वस्तु को लाया, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक आवेशित वस्तु है। जो धनावेशित है। तो जब हम किसी अनावेशित वस्तु पर, ये अनावेशित है, इसके कोई आवेश नहीं है, और ये धनावेशित वस्तु है जिससे धनावेश वितरित है एक समान रूप से। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि इसमें प्रेरण द्वारा आवेश प्रेरित होगा। धनावेशित वस्तु को इसके पास लाने पर यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इससे आकर्षित हो ही रहे हैं, यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इससे आकर्षित होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता नहीं है, धनावेश है। ऋणावेश और धनावेश के बीच में आकर्षण लगता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इधर आएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आएगा, और उतनी ही मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर? तो हम देखते हैं कि जब भी किसी अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के पास वाला जो सिरा है वो विपरीत रूप से आवेशित हो जाता है। अगर ये धनावेशित है तो इसका पास वाला सिरा ऋणावेशित होगा, और ये ऋणावेशित होता तो ये सिरा क्या होता? धनावेशित। एग्जाम्पल ये भी बता देता हूँ, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास सेम गोला है, धातु का गोला है, ठीक है, और इसके पास मैंने धनावेशित वस्तु की जगह अगर ऋणावेशित वस्तु लाई है जिस पर ऋणावेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, ये ऋणावेशित वस्तु मैंने लाई, तो होगा क्या कि यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद ऋणावेशित है और ऋणावेश से वो प्रतिकर्षित होंगे तो उधर चले जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आएगा, और उतनी ही मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। तो जब अपन धनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो ये आवेशित वस्तु के पास वाला जो सिरा है वो विपरीत रूप से आवेशित हो जाता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, यानी ये आवेशित वस्तु इस अनावेशित वस्तु को आकर्षित करेगी। सिमिलरली जब अपन ऋणावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो जो आवेशित वस्तु के पास वाला सिरा है वो विपरीत प्रकृति से आवेशित होगा, और ऋणावेश और धनावेश के बीच में भी आकर्षण लगता है, मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल आवेशित वस्तुओं के बीच में ही बल नहीं लगता, जबकि किसी आवेशित वस्तु को अगर हम उदासीन वस्तु के पास लेके आते हैं तो उदासीन वस्तु में भी आवेश प्रेरित होता है, और इसी प्रेरित आवेश के कारण इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्लियर? तो हम इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखे? स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं, ये मेरे पास आवेशित वस्तु, ये है उदासीन, ठीक है, ये भी मेरे पास कौन सी वस्तु थी? आवेशित, और ये कौन सी? उदासीन।
तो इसमें स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, जब, यहां लिख देता हूं, जब आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है तब उदासीन वस्तु में प्रेरण के कारण, किसके कारण, इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण आवेश प्रेरित होता है, प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, जिससे यह वस्तु, जिसे अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु से आकर्षित होती है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, समझिए। जब अपन ने इस आवेशित वस्तु को इसके पास लाया तो इधर वाला सिरा तो ऋणावेशित हो गया, ऋणावेश धनावेश के बीच में तो आकर्षण लगता है, लेकिन ये वाला सिरा धनावेशित है और धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन है क्या, ये सिरा है दूर, ये सिरा है पास, तो आकर्षण बल तो लगेगा ज्यादा, प्रतिकर्षण बल लगेगा कम, तो नेट आकर्षण बल ही लगेगा, इसकी वजह से ये आकर्षित होगा। सेम एग्जाम्पल हम किसमें देखते हैं कि जब हम किसी स्केल को बालों में रगड़ के कागज के तिनकों के पास ले जाते हैं, उस स्थिति में होता क्या है, कागज के तिनके तो उदासीन होते हैं, लेकिन जैसे हम स्केल को बालों में रगड़ने के बाद कागज के तिनकों के पास ले जाते हैं तो कागज के तिनकों में भी यही सिचुएशन बनती है। उसका एक वाला सिरा तो ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा वाला सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित होता है, जिसकी वजह से वो स्केल से चिपक जाता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझा तो कैसे, मान लेते हमने स्केल को बालों में रब किया, ठीक है, और जिससे स्केल पर धनावेश आ गया, मान लेते हैं बालों को, स्केल को बालों से रगड़ने के बाद इस स्केल पे धनावेश आया, और जब हमने इसको कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले गए तो कागज के तिनकों में भी प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। मतलब इसके एक सिरे पर तो ऋणावेश आएगा और एक सिरे पर धनावेश आएगा, एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश, एक सिरे पर ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश। तो इसी तरह इसमें भी प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। तो होगा क्या कि कागज के ये जो तिनके हैं वो इस स्केल से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसका एक सिरा ऋणावेशित होगा, एक सिरा धनावेश, और धनावेशित और ऋणावेशित सिरों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल के कारण ये कागज के जो तिनके हैं वो इस स्केल से चिपक जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो ये बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी वस्तु को, अनावेशित वस्तु को हम प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं, और साथ ही हमने ये डिस्कस किया कि आकर्षण बल केवल आवेशों के बीच में नहीं लगता, बल्कि किसी अनावेशित वस्तु को भी अपन आवेशित वस्तु के साथ आकर्षित कर सकते हैं। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।